5 साल से कर रहे हैं। हम्म, और जैसा आपने जिक्र किया कि हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी बात करने की कोशिश की कि ये जो दूरियां हैं ये किसी तरह से कम हो सकें, लेकिन इलेक्शन के दौरान जो भाषण दिए गए, जो मई का इलेक्शन था उसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जी तो उससे तो ऐसा लगा कि किसी की दिलचस्पी नहीं है कि दूरियां कम हो। और पार्टीज ने ये समझा है कि ये जो शब्द है पोलराइजेशन करने से हमें राजनीतिक फायदा होगा और हम पावर में आ सकते हैं। सच बात भी ये है कि इस चीज से डिविडेंड मिले हैं, और पुराना एक्सपीरियंस भी ये था कि शायद ये फायदेमंद हो। तो खैर वो बात तो अब खत्म हुई, और उससे कोई हमारी इतनी मुलाकातें हुई। हम लोग अब भी कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अगर हम धैर्य रखें तो शायद कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन असली बात यह है, जो हमने खत लिखा है वो ये है कि पिछले 10 सालों में जो देखिए जो हालात बिगड़े हैं वो पहले नहीं बिगड़े। इससे हमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि दंगे पहले भी हुए हैं। देखिए आप ये समझें कि आज से खराब नहीं है, ये 100 साल का इतिहास है। अगर आप 1890s में चले जाएं, आप 1857 की बात छोड़ दीजिए जब मिलके आपने जंग आजादी लड़ी थी, लेकिन उसके बाद एक दूरियां रही हैं। और फिर तो खैर मुस्लिम लीग बनी और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, वो बहुत दुखदाई घटना थी। और उसके बाद भी रायट्स हुए हैं हिंदुस्तान में। लेकिन जब भी रायट्स हुए हैं, अनुभव ये है कि सरकारों ने रायट्स को रोकने की कोशिश की है, और केंद्रीय सरकार की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि इस चीज को बढ़ावा न दिया जाए। मैं क्योंकि जिले में रहा हूं, मुझे मालूम है कि केंद्रीय सरकार के कितने स्पष्ट आदेश थे कि अगर सांप्रदायिक बात हो तो आप उसको किस तरह से काबू में लाएंगे। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि ये वारदातें कुछ निरंकुश बातें शुरू हुई थी। आप ख्याल रखें कि छोटे मोटे लोगों ने एक ट्रक रोक ली कि आपके पास गौ मांस है तो आपको पीट पाट दिया। लेकिन जब उनको इनकरेजमेंट मिला तो फिर उन्होंने जाके लिंचिंग कर दी, किसी के घर में घुस गए कि तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में जो भी मीट है वो गौ है, तो वो बढ़ा। उसके बाद जब नहीं रुका तो उनको और इनकरेजमेंट मिला, तो मस्जिदों के सामने आपने जुलूस निकाले और वहां पर नारेबाजी की। उसमें भी ये नहीं रुका, क्योंकि जब जब शेर के मुंह में खून लगता है तो उसको कंट्रोल करने की मुश्किल होती है। तो ये धीरे धीरे बढ़ के आपने देखा कि क्या बोलते हैं, बुलडोजिंग पे बात आ गई। और बुलडोजिंग में अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, आप लोगों ने छापा है कि 1,54,000 घर आपने या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स आपने तोड़े हैं। और वो ज्यादातर मैं समझता हूँ 80-85% वो। आपने ये भी देखा है कि धर्म संसद पे कोई रोक नहीं है। आपने ये भी देखा है कि उत्तराखंड में घरों पे क्रॉस लगा दिया गया कि इनसे कोई बात ना की जाए या इनसे व्यापार ना किया जाए। तो ये जो बातें बढ़ी हैं ये बहुत चिंताजनक थी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग ये समझते हैं कि पुलिस पक्षपात करती है। तो लेकिन अब जो हुआ, हमें जो खत लिखने की जरूरत पड़ी, हमने ये देखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है और जिसकी तारीफ करने से वो आप तारीफ कर ही नहीं सकते उनके जजमेंट की, क्योंकि उन्होंने पब्लिक वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार कर दिया। देखिए अंग्रेजी लिखने की सलाहियत होना और आपको इंटेलेक्चुअल होना, उसको आप कोर्ट में अगर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और कानून को फॉलो करें। जस्टिस चंद्रचूड़ सिर्फ अपनी अकल का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे और बाल की खाल उन्होंने निकाल दी कि जो वो एक्ट है 1991 का, वो ये तो आपको रोकता है कि आप उस चीज का ढांचे को आप बदलेंगे नहीं, लेकिन इसको आप एग्जामिन कर सकते हैं कि वास्तविकता में वो था क्या।
तो अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 1800 मस्जिदों की लिस्ट है, और मैं नहीं जानता कि कितने अनेकों ऐसे मजार होंगे। तो आपने एक जीनी को एक बोतल से निकाल दिया और इसको आप वापस नहीं रख सकते। और इसलिए अब उसकी आपने देखा कि संभल में जो हुआ, जज साहब एक्साइट हो जाते हैं, दो घंटे में आदेश कर देते हैं। आपकी सर्वे टीम जो महीनों नहीं जाती वो भी 3 घंटे में पहुंच जाती है। पुलिस प्रशासन सडनली बल लेके पहुंच जाता है। और अब आपने जो शब्द इस्तेमाल, आपने अजमेर नहीं कहा, आपने अजमेर शरीफ लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि उसकी एक मान्यता है। 12वीं सदी में भाईचारे की बात करते हैं। जब उनका इंतकाल होता है तो उनकी मजार बन जाती है। अब ये इस चीज को निकाल के आपने वहां पर जज साहब ने 2-3 घंटे में रिकॉर्ड कर दिया, और अब मैंने सुना कि बदायूं में हो गया। और आप भूल रहे हैं भोजशाला की बात है, और 1800 और है। तो इसका अंत कैसे होगा? ये दिस इज अ डेमन दैट हैज बीन अनलीश्ड, और इसको सरकार अब कैसे अंदर करेगी? तो हमारी मान्यता ये थी कि केवल और सिर्फ केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की वो हैसियत है, उनका वो पॉलिटिकल रिस्पेक्ट है, उनका वो इस चीज को रोक सकते हैं अगर वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करें। तो इसलिए हमने ये खत लिखा है, और ये खत हमारी पीड़ा व्यक्त करता है, हमारी एक चिंता व्यक्त करता है कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं। हम समझते हैं कि आप हमको मिलने का मौका देंगे ताकि हम अपनी पीड़ा आपके सामने रख सकें और आपके बता सकें। हमने ये भी लिखा है कि आपको मालूम है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। जंग साहब, क्या आपको प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसी तरीके का कोई रिस्पांस मिला उनके कार्यालय की तरफ से? कहीं आपको लगा कि वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं? जी नहीं, अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हमारा 3 दिन हुए खत गया है, तो अभी तक तो हमें कोई जवाब नहीं मिला है, कोई इशारा भी नहीं मिला है। बिल्कुल। अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल 29 नवंबर को ये खत लिखा गया है और इसपे 17 लोगों के सिग्नेचर हैं, जिसमें बहुत सारे पुराने नौकरशाह भी हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, इस्माइल कुरैशी जैसे लोग भी हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन साहब का भी नाम इसमें है, नजीब जंग साहब का तो खैर नाम है ही इसमें। और इस तरीके की चिट्ठियां पहले भी लिखी गई हैं, पहले भी जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है उस पर चिंता जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री और सरकार को इस बारे में एक तरीके से तायद करने की कोशिश की गई है कि इस पर जल्द से जल्द अंकुश लगना चाहिए, लेकिन उस पर अंकुश लगता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। खुद जैसे जंग साहब ने इस बात इशारा किया कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया, और वो भी संविधान के संवैधानिक पदों के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने किया, वो अपने आप में चिंता का सबब बनता है।